नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिया गया है और ये हमारे संविधान के भाग 3 में विराजमान है। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 12 to 35। इस समय मौजूदा समय में 6 अधिकार हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। इसमें से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार वो हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसको हटा दिया गया है और अब 6 अधिकार हैं। मूल अधिकार का वास्तविक प्रयोजन ये है कि मानव जीवन की गरिमा और उसका सम्मान बनाए रखने के लिए न्यूनतम अधिकार होते हैं, जो किसी भी स्थिति में उसके पास होने ही चाहिए, वो उसके मूल अधिकार होते हैं। तो कोई भी राज्य कोई भी कानून बनाकर या किसी भी तरीके से इन अधिकारों को न छीने, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी व्यवस्था की गई है। और इस मामले में यूएसए और ब्रिटेन दोनों कानूनों की तुलना करेंगे तो उसमें मूलभूत अंतर ये है कि जो ब्रिटेन का कानून है, चूंकि ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है, वो रिटन नहीं है। और ब्रिटेन में जो मूल अधिकार है वो वस्तुतः वहाँ की जो संसद है उस पर काफी कुछ डिपेंड करते हैं, क्यों किनको मूल अधिकार मानती, किनको नहीं मानती। और ब्रिटेन में न्यायालयी व्यवस्था है ही नहीं एक तरह से, और जो सारी शक्ति है वो वहाँ की संसद के पास है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ जो मूल अधिकार बनाए गए हैं, अगर वो व्यक्ति को नहीं मिलते हैं या किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है किसी द्वारा, तो हमारे यहाँ व्यक्ति जो न्यायालय में जाकर उनकी मांग कर सकता है, उसके लिए कानून बना हुआ है। लेकिन ब्रिटेन में अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं और वहाँ पे फंडामेंटल राइट है, तो आप न्यायालय में जाकर उसे मांग नहीं सकते हैं। और वहाँ की संसद इतनी पावरफुल है कि वो न्यायालय के आदेश को भी खत्म कर सकती है, तो सुपरसीड कर सकती है। तो वहाँ पर संसद बहुत ही पावरफुल है। इसके ठीक उलट यूएसए में जो वहाँ की जुडिशरी है, वहाँ की जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, वो बहुत पावरफुल है, वो वहाँ की संसद को सुपरसीड कर सकती है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें ये कोशिश की गई कि अमेरिका में जो जुडिशरी की सर्वोच्चता है और ब्रिटेन में जो संसद की सर्वोच्चता है, दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला जाए। तो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हमारे जो पार्लियामेंट है वो और हमारे यहाँ जुडिशरी है, वो दोनों में संतुलन स्थापित किया गया है। ये कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या मूल अधिकार कम किए जाते हैं, तो वो कानून उस मात्रा तक शून्य होगी जहां तक वो उस मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। और अगर पूरे का पूरा कानून ही मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो पूरा कानून ही खत्म कर दिया जाएगा। और ये खत्म कौन करेगा? उसको खत्म कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो भाग 3 में दिए गए हमारे इन मूल अधिकारों को या तो नष्ट करता है, मतलब खत्म करता है, या इन्हें कम करता है। ठीक है, कम करेगा या नष्ट करेगा, दोनों ही दशाओं में उस कानून को सुप्रीम कोर्ट से ही वैलिडिटी मिलेगी, ये सही है या गलत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो नया कानून संसद बना रही है इससे मूल अधिकारों में कमी हो रही है, तो जहां तक वो कानून मूल अधिकार को कम कर रहा है उतने भाग को नष्ट कर दिया जाएगा। और अगर पूरे का पूरा कानून ही मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो पूरे का पूरा कानून ही नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि एक बैलेंस बनाया गया है इसमें। और मूल अधिकार
अधिकारों की जो स्थिति है हमारे देश में, उसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वो आर्टिकल 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है और इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा बताया है, इस 32 के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसे उसके मूल अधिकारों को वापस दिलाएगा। राज्य किसी भी दशा में व्यक्तियों के मूल अधिकार नहीं छीनेगा। सिर्फ अपवाद स्वरूप जब भारत में आपातकाल में लगता है तो उसमें आपातकाल में मूल अधिकारों की शक्तियां कम हो जाती हैं, मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसमें हमारे जो 20 और 21 आर्टिकल 21 वो दोनों तब भी नागरिकों को मिलते हैं। तो ये मूल अधिकारों का सारा सिस्टम है। तो दोस्तों, मूल अधिकार के बारे में आपने समझा। भाग 3 में जो भी मूल अधिकार हैं उनको पार्लियामेंट किसी कानून सुधार से या किसी और तरीके से छीन नहीं सकती है, कम नहीं कर सकती है। अब इस मूल अधिकार के कुछ अपवाद हैं, सभी चीजों के कुछ अपवाद होते हैं। तो इसमें अपवाद क्या है? जो 31 क है, 31 क में कृषि सुधार के लिए कानून बनाने की व्यवस्था की गई है। तो अगर पार्लियामेंट कृषि सुधार के लिए कोई कानून बना रही है तो लोग आर्टिकल 14 जो कि कहता है विधि के समक्ष समानता, और 19 जो लोगों को बहुत तरह की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता और ग्रुप बनाकर अपनी बातें कहने की स्वतंत्रता, उन आधारों पर कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि 31 क जो है वो आर्टिकल 14 और 19, 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है। और 31 का क जो हमारे भाग 4 में निदेशक तत्व है, भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में निदेशक तत्व है। निदेशक तत्व मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक तरह के हैं कि राज्यों को जब भी कोई कानून बनाना होगा तो वो निदेशक तत्वों में जो भी आर्टिकल दिए हैं उनको ध्यान में रख के कानून बनाएंगे। एक तरह से गाइडलाइन है, नीति निर्देशक तत्व। तो अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी आर्टिकल दिए हैं, चूंकि उनको कानून द्वारा प्रभावी करने की व्यवस्था नहीं बनी है, मूल अधिकार कानून द्वारा प्रभावित किए जाएंगे। न्यायालय से अगर आप मांगेंगे कि हमें अपने फंडामेंटल राइट चाहिए तो 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट के द्वारा, रिट याचिका के द्वारा। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी आर्टिकल दिए हैं, अगर उसमें से कुछ आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि उसको कानून द्वारा प्रभावी करने या न्यायालय द्वारा प्रभावी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल भाग 3 के जो अधिकार है उसके लिए ही आप न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हैं। सिर्फ 3 के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए कोई कानून बना रही है तो आप न्यायालय में जाकर ये नहीं कहेंगे कि इन निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने से हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कम हो रहे हैं, उसको नहीं माना जाएगा। तो कृषि सुधार के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है और नीति निर्देशक तत्वों को अगर कोई प्रभावी बनाने का कानून बनाया जा रहा है तो उसके लिए आप अदालत जाकर ये नहीं कह सकते कि इससे आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, 31 ख में ये कहा गया है कि अगर किसी कानून को भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में रख दिया जाएगा तो उसको टच नहीं किया जा सकता है। भाग 9 में अगर किसी चीज को रख दिया जाता है तो उसको कोई भी टच नहीं कर पाता है, वो इसीलिए बनाया गया है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रखी जाती हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि अगर भाग 9 में रखा गया कोई कानून संविधान के जो बेसिक आधार है, मूलभूत आधार है, जो कहा जाता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उसको नष्ट कर रहा है तो हम उसमें दखल दे सकते हैं। अब भाग 3 के बाहर कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए न्यायालय आप सामान्य तरीके से जाएंगे। जैसे कि 265 में कहा गया है कि
सरकार जो है या पार्लियामेंट कोई भी टैक्स कानून के अधिकार से ही लगाएगा, मतलब कानूनी तरीके से ही, कानून के प्राधिकार से ही, सही तरीके से ही कोई टैक्स आपके ऊपर लगेगा। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई टैक्स जो गलत तरीके से लगाया गया है, इलीगल है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं सामान्य तरीके से, न कि मूल अधिकारों के रीट के द्वारा। और 301 में कहा गया है कि भारत राज्य के अंदर हर जगह व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद है। मतलब आप व्यापार कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं और आ जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर सरकारें इस तरह कोई रोक टोक लगाती हैं कि यहाँ आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, यहाँ आप आके रह नहीं सकते हैं या लेन देन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों मामलों में आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन ये 32 और 226 के तहत नहीं जाएंगे, सामान्य तरीके से जाएंगे अपनी आपत्ति लेकर। तो ये कुछ विशेष पॉइंट्स हैं मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों में समय समय पर कुछ न कुछ फेरबदल होते रहे हैं। जैसे कि एक मामला था गोरखनाथ वनाम पंजाब राज्य। इसके पहले तक न्यायालय का ये मानना था कि संविधान के किसी भी भाग में पार्लियामेंट द्वारा संशोधन किया जा सकता है, किसी भी भाग में, और इसमें जो भाग 3 है वो भी आता है, और जिस आर्टिकल के जरिए संशोधन किया जाता है, जो कि 368 है, 359, जिसमें संशोधन की व्यवस्था दी गई है, इसका भी संशोधन किया जा सकता है। मतलब मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, और जिस आर्टिकल द्वारा संशोधन किया जाता है 368 के द्वारा, इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं है संविधान का जिसमें पार्लियामेंट संशोधन ना कर सकती हो। लेकिन फिर गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी स्थिति बहुत विशिष्ट है हमारे संविधान में, तो आप फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट ने 24वां संशोधन किया है 1971 में, और इसमें आर्टिकल 13 और 368 दोनों में संशोधन किया, और ये व्यवस्था की कि संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है। फिर केशवानंद भारती का मामला है। इसका मामला इसी संशोधन की वजह से आया, ये संशोधन हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चलिए ठीक है, आप किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं संविधान के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन या लक्ष्मण रेखा खींच दी कि आप किसी भाग में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के जो आधारिक लक्षण है, आधारभूत लक्षण, बेसिक लक्षण, उनमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, जो कि संविधान की आत्मा है। अब चूंकि केशवानंद भारती में जो बैठी थी बेंच, उसमें 13 जज थे, वो आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी। 13 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। अब अगर ये आधारिक लक्षण का जो व्यवस्था है, आधारिक लक्षण, अब इसको डिफाइन तो नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ना, ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिफाइन किया, लेकिन कुछ कुछ चीजें बताई हैं, जैसे कि संसदीय व्यवस्था और हमारी जुडिशरी और जो हमारी पार्लियामेंट है उसके बीच में जो सेपरेशन है, और कार्यपालिका और विधायिका में जो सेपरेशन है, इन सब चीज़ों को जो है संविधान का आधारिक लक्षण बताया गया है, और भी लिस्ट है इसमें। लेकिन अगर इस आधारिक लक्षण को हटाना है तो 13 जजों से बड़ी जजों की बेंच अगर बैठे और इस निर्णय को पलट दे, तभी ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट के पास कुछ और पावर आ जाए, क्योंकि ये करके सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर को सुपरसीड कर दिया है। तो इस तरीके से 13 जजों की बेंच ने ये चीज निश्चित कर दी कि आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, मूल अधिकार में भी कर सकते हैं, 368 में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक लक्षण है, आधारभूत या आधारिक लक्षण है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते।